जो स्टेप होता है ना, यही इनिशिएशन होता है। मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूंगा ना, उसके बाद तो आप कर ही लोगे, क्योंकि उसके बाद आप लोग बड़ा तेजी से क्विकली काम करते हो। लेकिन जो वर्क कर रहे हो ना, वो फिजिक्स नहीं, वो मैथ्स करते हो आप। ये जो मैं टाइम आपको 2-3 मिनट का देता हूँ, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाओ, इनिशिएट करना सीखो। ये नहीं कि हमने 2 लाइन बता दी, इसके बाद आप क्विकली मुझे आंसर बता रहे हो, वो तो आप मैथ सॉल्व कर रहे हो यार। उससे कुछ फिजिक्स का एडवांटेज नहीं हुआ, फिजिक्स का कोई गेन नहीं हुआ। अब देखो, आपको समझना चाहिए इस केस में होगा क्या। यार पहले भाई देखो, इससे अगर कोई लिक्विड बाहर जा रहा है एक वाइड वेसल से, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा जो वाटर लेवल कितना हाइट है। भाई यही तो होता है, जैसे आपके घर हम लोग वाटर टैंक होते हैं ऊपर, तो जो वाटर टैंक पूरी तरीके से फिल है, आप देखो टैप में वाटर बड़ी तेजी से आता है। नहीं, जैसे बिल्कुल वो अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंचने वाला होता है ना, तो बताओ उसकी जो फ्लो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। तो वहां पर मेजर फैक्टर वो हाइट वाले ही तो है, क्योंकि अभी हमने स्पीड देखी, स्पीड हमारे पास क्या थी? अगर वाइड वेसल है √2gh, एच जैसे जैसे कम होता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। तो बेसिकली अगर पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो इनलेट फ्लो है, जो यहाँ पर इनकमिंग वॉल्यूम है, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटगोइंग वॉल्यूम। पक्का? तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं किसी t=t की बात करूं, तो इनिशियली क्या होगा, यहां पर कुछ वाटर कलेक्ट हो जाएगा, और यहां पर इस हाइट h की बात करें, ये h आपके पास इंक्रीज कर रहा होगा। बेटा आप नोट करना बंद करिए, ये टाइम के साथ बताओ क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि हमारे पास इनकमिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटगोइंग वॉल्यूम जो भी है। अच्छा, अगर ये हाइट h हुई, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा? क्या फॉर्मूला था? बोला √2gh। ये आपके पास क्या हो गया, √2gh। अगर ये √2gh है आपके पास, तो बताओ अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की बात करूं, बताओ पर सेकंड कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है? A1V1। यहां से कितना एंटर कर रहा है? A2V2। इसी को बताओ, इससे बाहर कितना निकल रहा है? A × VE। और बताओ क्या हो रहा है? भाई यहां पर कुछ स्टोर भी तो हो रहा है, कुछ कलेक्ट भी तो हो रहा है। किसके अंदर? कंटेनर। बताओ अगर कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, A × H, बताओ इसका डेरिवेटिव d/dt यही तो होगा। मतलब ये टोटल वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ये यही तो हुआ आपके पास। पहले तो ये एक्सप्रेशन सभी को क्लियर? भाई ये हमारे पास इनकमिंग हुआ, ठीक। इतना ये हमारे पास क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। और बाकी जो बचा हुआ है, बताओ वो क्या कर रहा होगा, उसके कारण बताओ लगातार हाइट आपके पास क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज A1V1 प्लस A2V2, स्मॉल ए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh, प्लस का ए तो कांस्टेंट है, बताओ ये dh/dt आया। आप लोगों का बेटा ये मतलब ये सभी के लिए नहीं है, जो लोग, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ये सबका नहीं, जो लोग अटेम्प्ट करेंगे मैं उन्हीं को सॉल्यूशन इसका अपडेट करूंगा, ठीक। ये अलग पार्ट है, एक अलग पार्ट मैंने आपको दिया हुआ। तो जो लोग इसको सॉल्व करना चाहें उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी सोल्यूशन हो मुझे भेजिए, अगर आपका कुछ गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे फाइनल स्टेट से मतलब है, बताओ फाइनल स्टेट में क्या होगा आपके पास? एक टाइम बाद फाइनल स्टेट बेटा ये आपके पास आएगी t →∞, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे पास h की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। h कांस्टेंट होने का मतलब बताओ क्या होगा, dh/dt जीरो हो गया। बेटा dh/dt जीरो होने का मतलब A1V1 प्लस A2V2, मतलब जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर कर रहा है, बताओ उतना ही वॉल्यूम आपके पास बाहर चला जाएगा। तो बताओ जो कंटेनर की हाइट है, बताओ क्या हो गई, कांस्टेंट हो। और उसकी फाइनल हाइट मैंने लिख दिया, वो h फाइनल यही हो गया। और इस केस में अगर मैं बात करूं, तो बताओ ये h फाइनल की वैल्यू बताओ क्या होगी, A1V1 प्लस A2V2 अपॉन स्मॉल a का होल स्क्वायर ×1/2g। बताओ ये हमारे पास फाइनल हाइट है, ये आपकी कांस्टेंट होगी। लेकिन बेटा ये कोई फाइनाइट टाइम में नहीं होगी। जब आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये फाइनल हाइट एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा।
अगर इसका टाइम वर्सेस हाइट की बात करोगे ना, तो इसकी हाइट इस तरीके से इंक्रीज होते 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 ये एक इनफाइनाइट टाइम में ये किसको टेंड कर जाएगा, एक एच फाइनल को टेंड कर जाएगा। और हम कहेंगे उस टाइम पर इसकी हाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि जितना भी वाटर यहाँ पर इनकमिंग वॉल्यूम होगा, उतना ही लिक्विड आपका बाहर चला जाएगा। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर हाइट क्या होगी, कांस्टेंट। लेकिन ये कोई फाइनाइट टाइम में नहीं होगी। ये आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप चेक करोगे उसके लिए टाइम कितना होना चाहिए, t गोस टू इंफिनिटी। पहले तो मेरी बात सभी को समझ में आई, केस सभी को समझ में आया। ऐसा कुछ नहीं था कि यार इससे इनिशिएट ही नहीं कर सकते हो आप। भाई सिंपल से मैंने एक कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की इक्वेशन बनाई है कि जितना इसमें वॉल्यूम आ रहा था उसमें से कुछ पार्ट लीक कर गया, बाहर चला गया, और कुछ पार्ट इसमें स्टोर हो गया। तो हमने कहा ये आपका इनकमिंग हुआ, इतना बाहर चला गया, ये आपके पास जो है वो आपके पास जो स्टोर हो रहा है उसका हमने रेट लिख दिया। वो पक्का बेटा, किसी को इसमें डाउट? नोट करिए। हमें देखो एक क्वेश्चन है, एक बार नोट कर। हमें रो 1 रो 2 से क्या मतलब है यार? हमें रो 1 रो 2 से कोई मतलब ही नहीं होगा। हमें किससे मतलब है? हमें तो वॉल्यूम से मतलब है ना। हम मास कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं रहे जो हम रो 1 और रो 2 की बात करें। हम तो वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करें। तो जितना वॉल्यूम देख रहे हैं तो हमें रो में जानी नहीं है। पक्का? बात सभी को बेटा अभी नोट करते हैं, फिर से हम एक सिचुएशन देते हैं आपको। सर बेटा नोट करना बंद करो, मैं कुछ नहीं हटा रहा हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ। तो ये केसेस है, इन्हीं पे केसेस में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आता है। ठीक, तो इसीलिए पहले क्वेश्चन करने से अच्छा पहले केसेस, जनरल केसेस कर लो, उन्हीं पे बेस्ड कोई ना कोई आपके पास क्वेश्चन होगा। अब देखो केस, अगला केस क्या, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस क्या है आपके पास, जैसे एक अभी हम लोगों ने केस देखा, हमने एक टैंक को फिल किया। बेटा बात करना बंद करो, मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। एक हमने टैंक को फिल किया और उसमें एक स्मॉल ओपनिंग बनाई। तो हमने देखा था सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट करने में टाइम लगा था कैपिटल ए बाई स्मॉल ए अंडर रूट 2h बाई जी, ऐसे तो कुछ था ना। ये एक फॉर्म, मतलब इतने टाइम बाद सारा का सारा वाटर जो है ना वो उससे बाहर चला जाएगा टैंक से। एक यहाँ पर सजेशन आता है, क्या सजेशन आता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम टैंक से जो है ना वाटर तेजी से बाहर हो जाए, मतलब इससे कम टाइम में हम टैंक को खाली कर ले। जो हमारे पास कैपिटल टी आया है, एच हाइट का अगर टैंक है तो उसके लिए कैपिटल टी टाइम है, वो हम कैलकुलेट कर चुके। अब मेरा मोटिव ये है कि हम ये चाहते हैं कि टैंक जो है ना कैपिटल टी टाइम से पहले ही खाली हो जाए। तो उसके लिए एक सजेशन हमें ये दिया जाता है कि जो आपके पास ओपनिंग है ना, जो स्मॉल ओपनिंग है आपके पास, आप क्या करो वहां पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लगा दो। जो अभी आपने सिंपली एक ओपनिंग थी, उस ओपनिंग में जो है ना एक सिलेंड्रिकल ट्यूब फिट कर दो। अगर आप इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को फिल कर देते हो ना, तो उस केस में जो है ना वाटर टैंक जो है ना, जो सारा वाटर ड्रेन आउट होने में जो टाइम लगेगा ना, वो कैपिटल टी से कम लगता है टाइम। कभी ये मतलब प्रैक्टिकल केस है, आप कोई भी टैंक में वाटर ले लो और उसमें आपने एक ओरिफिस बनाया, उससे बाहर जाने दो उसको। आप वो टाइम कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या करो, आप कोई एक ट्यूब, वही उतनी क्रॉस सेक्शन एरिया का एक ट्यूब लगा दो उसमें। अब देखिए बहुत तेजी से वो ड्रेन आउट कर जाएगा सारा का सारा वाटर। अब ये कंसेप्ट मुझे तो नहीं समझ में आया, आप लोगों को मुझे सजेस्ट करना है ऐसा क्यों हुआ। अब इसे नोट करते जाओ और साथ साथ दिमाग चलाते जाओ कैसे हुआ ये, क्विकली।
कुछ टाइम दो। कैपिलरी मैंने कहा ना, हम लोग सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहे, तो कैपिलरी फोर्स एंड ऑल ये सब की तो बात ही नहीं हो रही ना। थोड़ा टाइम दिया करो, एकदम से रेस्पॉन्ड करने की आदत मत डालो। थोड़ा टाइम लो, समझो क्वेश्चन को, फिर उसको रिलेट करो, फिर आंसर करो। हाँ, सिलेंडर का जो एरिया है, वो जो ओरिफिस का एरिया है उसके जस्ट बराबर। और अगर मैं आपको एक सजेशन ये दे रहा हूं कि आप अगर ये सोचो इसको आप ओरली जस्टिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको ये आंसर करने के लिए मैथमेटिकली ही जस्टिफाई कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा टाइम लीजिए, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। पहले एक बात बताओ, पूरी क्लास मेरे क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? सभी को बेटा क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं है? कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन? ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा? पहले ओपनिंग थी। अब मैंने उतनी ओपनिंग में वही सिलेंडर फिक्स, हाँ सेम साइज का। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर बढ़ जाए, कहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा? स्ट्रीमलाइन तो हमेशा ही होगा, हर केस पे होगा। अबे कहाँ से एरिया कम हो गया है? एरिया तो मैंने सेम, भाई सब लोग ध्यान दो, एरिया तो सेम है ना यार। कुछ लोगों का आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, जो मुझे ऑनलाइन कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। थोड़ा टाइम लिया करो, आप लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हो। तो जब भी आप तुरंत रेस्पॉन्ड करते हो ना, तो जो आपका आंसर होता है वो आपका मेमोरी बेस्ड आंसर होता है। ऐसा कहीं आपने पढ़ा है कुछ है, तो आप उसके बिहाफ पे आंसर करते हो। हमें जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता, कोई क्विकली मुझे आंसर करता है ना, तो उसका मतलब ही हुआ उसने अपना दिमाग नहीं चलाया, उसने कहीं पहले पढ़ रखा है, कहीं उसे ऐसा सुना है, और उसके हिसाब से उसने आंसर मुझे दे दी। जब वही एक स्टूडेंट थोड़ा टाइम लेके फिर मुझे बताता है ना, तो उसका मतलब वो उसका उस टाइम का थॉट प्रोसेस है, उस टाइम उसने एनालाइज किया फिर मुझे आंसर किया। इसलिए आप स्पॉन्टेनियस आंसर कर रहे हो ना, तो उसका सीधा मीनिंग है कि आपने पहले एक क्वेश्चन कहीं पढ़ रखा है, कुछ किया, उसके भी आप पे आप आंसर कर रहे हो। क्योंकि ये इतना एकदम से आप स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते यार, इस कंसेप्ट को रिलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं मतलब ये तो जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा, क्वेश्चन तो ये है ना। बेटा उसमें तो वो कोई स्टैटिक लिक्विड थोड़ी है वो। चलो मैं समझाता हूँ, सभी लोग बेटा मैं तो फिर बोलो। हाँ आराम से, हम कहीं भाग थोड़ी आ रहे हैं। हाँ आराम से, आराम से। हाँ
नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ सही जगह तुम जा रहे थे, बट फिर तुमने बाद में नहीं कुछ मजा आया। देखो मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ, तो बेटा सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं देखो अभी इसका बेटा बात करना बंद करो। मैं आपको कोई इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और आप उस कंसेप्ट के खुद ही आपको जस्टिफाई हो जाएगा ऐसा क्यों हुआ। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए। मेरे पास ये एक कंटेनर है, अभी मैंने कोई भी पाइप नहीं लगाया, ठीक। मैं एक काम करता हूँ, जनरल केस लेता हूँ, मैं नैरो वेसल ले रहा हूँ। बेटा अभी नोट मत करिएगा आप लोग, कोई भी नोट नहीं करेगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास एक वेसल है, और यहां पर ये कैपिटल एच हाइड है। और यहां पर हमने ये एक ओपनिंग बनाई, ये एरिया आपके पास स्मॉल है। और इसका एरिया आपके पास कितना दिया है, कैपिटल ए दिया। अब बताओ जैसे ये लिक्विड इससे बाहर जाएगा, बताओ लिक्विड जैसे ही बाहर जाएगा, बताओ स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आपको पता है इसका एरिया डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए इंटू वी कॉन्स्टेंट है। और जब लिक्विड बाहर जा रहा होगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, बताओ इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, तो एरिया इसका क्या हो रहा होगा, वो आपका डिक्रीज कर रहा होगा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिफाइन करता हूँ। ये कैपिटल ए है, अभी कुछ भी नोट मत करिएगा आप लोग। ये यहाँ पर एक मैं स्मॉल ये बी पॉइंट लेता हूँ, जो यहाँ से स्मॉल एच की हाइट पे है। ये इसके बॉटम पे जस्ट ये सी है, इसके जस्ट आउटसाइड जो है ना ये डी दिया हुआ है, और यहां कहीं पर एक हमने पॉइंट ई लिया हुआ है, और ये यहां से कुछ कैपिटल H1 है। ये यहाँ पे कोई ट्यूब नहीं है, ये नेचुरल फ्लो है आपके पास। अब देखो जरा इस केस को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताओ, एरिया एट ए, एरिया एट बी और एरिया एट सी, बताओ ये आपके पास सेम एरिया है आपका। तो बताओ अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करूं, अगर एरिया सेम है तो फ्लो स्पीड क्या होगी, सेम होगी। मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। बताओ ये v के बराबर, बताओ ये स्पीड, फ्लो स्पीड सेम होगी, क्योंकि a इंटू वी कॉन्स्टेंट है। अगर एरिया कॉन्स्टेंट तो फ्लो स्पीड कॉन्स्टेंट। अब अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं, बर्नौलीज इक्वेशन की बात करूं, तो यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन क्या आएगी आपके पास। मैं a और b की बात करूं, तो इस a और b के लिए इक्वेशन, a पे प्रेशर कितना है, PATM। मैं अगर इसको रेफरेंस लेता हूं, ऊपर जाऊंगा कितना, रो जी एच प्लस हाफ रो इंटू वी ए स्क्वायर। बेटा आप यहां पर ध्यान रखना, प्रेशर हम PATM प्लस रो जी एच नहीं लगा सकते। ये जो आपके पास फॉर्मूला होता है, ओनली फॉर हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है फॉर्मूला, स्टैटिक लिक्विड के लिए वैलिड है, ठीक। तो मुझे नहीं पता तो मैं अननोन मान लेता हूं। ये पी बी ये हुआ प्लस हाफ रो इंटू वी बी स्क्वायर, और मैं रेफरेंस लाइन पे आ गया तो जीरो। बताओ स्पीड सेम है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। बताओ प्रेशर एट बी, ये PATM प्लस रोजी, अरे यार ये तो वही फॉर्मूला आ गया हाइड्रोस्टैटिक वाला।
अभी हमने लिखा इससे हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड के लिए, तो मेरा मूविंग लिक्विड में भी फॉर्मूला वैलिड हो गया। क्या गलत किया मैंने भाई? अभी तो मैंने आपको ये समझाया ना कि P इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस एच रो जी है। ये किसके लिए वैलिड है? स्टैटिक लिक्विड के लिए ना। ये तो स्टैटिक लिक्विड नहीं है ना, बट फिर भी इसने डिराइव कर दिया हमने फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। बेटा सही, मैंने कुछ नहीं गलत किया यार, ट्रस्ट करो भाई मेरे ऊपर, ठीक है ना। मैं अगर इस केस की बात करूं, आप समझिए, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में जाता हूं, अगर बी के रिस्पेक्ट में जाता हूं, तो इन दोनों की अगर स्पीड सेम है, तो एक के फ्रेम में जाओगे तो दूसरा पॉइंट बताओ आपको रेस्ट पे ही तो दिखेगा। अगर वो रेस्ट पे दिख गया तो हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड की तरह मैं इसे ट्रीट कर सकता हूं, और इसलिए ये फॉर्मूला आपके पास वैलिड हुआ। ये वैलिड इसलिए है कि इन दोनों पॉइंट की अगर बात करें, दोनों की स्पीड सेम है, तो अगर मैं इसके फ्रेम में चला जाऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा? स्टैटिक हो गया। इसलिए आपका फॉर्मूला वैलिड है। इसका तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहां से मुझे एक बात ये भी समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं एच को अगर बढ़ाता जाऊंगा, बताओ क्या मेरा प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा? बताओ मेरे पास मैक्सिमम प्रेशर कहां पर आएगा? बताओ इसके जस्ट बॉटम पे होगा। मतलब मैक्सिमम प्रेशर की बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर मेरा पीसी मैक्सिमम होगा, और वो कितना हो जाएगा? पी एटीएम प्लस एच रो इंटू जी। बताओ वो यही तो होगा मैक्सिमम प्रेशर। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, मैं ग्राफ कैसे, मैं वाई वर्सेस प्रेशर पी की बात करूं, थोड़े पैरामीटर मैंने चेंज कर दिए, और ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये एक तरीके से ओरिजिन दिया हुआ 0,0। ये सिचुएशन है मेरे पास। अगर ये सिचुएशन है आपके पास, तो समझना है यहां पे, बताओ जब मैं y इज इक्वल टू कैपिटल एच पे हूं, y की वैल्यू कैपिटल एच है, बताओ वहां पर प्रेशर कितना है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना है? ये। और इसके बाद बताओ लगातार ये स्ट्रेट लाइन है ना, एच बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। बताओ ये स्ट्रेट लाइन इसी तरीके से तो आएगी। और यही तो मेरे पास, जब बताओ मैं y की वैल्यू ओरिजिन पे आ गया, तो यहीं पे तो ये प्रेशर पीसी मैक्सिमम हो गया, किसके बराबर? ये आपका पी एटीएम प्लस एच रो जी। पहले तो यहां तक बात क्लियर। अब बताओ जैसे ही मैं आउटसाइड द सिलेंड्रिकल कंटेनर बाहर आया, जैसे ही बताओ इन सभी पॉइंट पे अगर प्रेशर एट डी की बात करें, प्रेशर एट ई की बात करें, बताओ हर जगह पे प्रेशर कितना हो गया? पी एटीएम। क्योंकि अब मैं कहां पे आया? एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, तो बताओ प्रेशर क्या हो गया? पी एटीएम। मतलब इसके बाद ये आपके ऐसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही मैं डी पॉइंट पे आऊंगा, बताओ डी पॉइंट पे फिर से प्रेशर पीडी बताओ पी एटीएम के बराबर आया, और इसके बाद प्रेशर बताओ लगातार पी एटीएम रहेगा। मतलब यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से है, ये पी एटीएम ये हुआ यहाँ तक, और उसके बाद लगातार प्रेशर पी एटीएम। मतलब y इज इक्वल टू माइनस एच वन की बात करें, तो वहां पर भी प्रेशर बताओ किसके बराबर है? वो पी एटीएम के बराबर। प्रेशर क्या है? पी एटीएम के बराबर। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो पूरी तरह? पक्का। ये वेरिएशन हमारे पास हुआ। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ जो भी लिक्विड, भाई यहां पर हमेशा जब भी लिक्विड बाहर आता है, वो आता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। हम जितना प्रेशर डिफरेंस बढ़ा देंगे, उतना क्विकली तेजी से लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा होगा। अब बताओ यहां पे प्रेशर क्या है आपके पास? मैक्सिमम। यहां पे प्रेशर क्या है? मैक्सिमम। कितना है? पी एटीएम प्लस एच रो जी। ठीक। इसकी बात करें, यहां पे प्रेशर कितना हो गया? पी एटीएम। तो इन दोनों के बीच में जो डेल्टा पी है, बताओ डेल्टा पी क्या है आपके पास? रो जी एच। मतलब इस टैंक से वाटर कितना क्विकली बाहर आएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास इसकी हाइट कितनी ज्यादा है आपके पास। पक्का ना? तो अगर मुझे कोई पूछता है कि इस केस में बताओ यहां पर ये डी की स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, तो बताओ मैं यहां पर एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करूंगा। प्लस सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अभी नोट मत करिएगा आप लोग।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम ए एंड डी के लिए बात करें तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल ए इंटू वी, भाई इन सबकी स्पीड को मैंने वी लिख दिया, इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी डी, यही तो हुआ। और दूसरी इक्वेशन अगर बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें, बेटा मैंने नैरो वेसल ली है तो इस बार जीरो कुछ नहीं कर सकते। ये भी बताओ किसके लिए, ए एंड डी, क्या लिखेंगे, ए पे प्रेशर कितना है, पीएटीएम, कितनी हाइट ऊपर है, रो जी कैपिटल एच, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, बताओ डी पे प्रेशर कितना हो गया, पीएटीएम फिर से, प्लस रेफरेंस लाइन वही होगी, बताओ हाफ रो इंटू वी डी स्क्वायर, बताओ यही तो दो इक्वेशन है। अगर मैं इन दो इक्वेशन की बात करूं, मैं इसका सोल्यूशन बेटा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां से जो वीडी की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2GH, वो अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं ना एक बार, 1 - स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर, ये हमारे पास है वी, हाँ डी, बताओ ये यही तो हुआ। बताइए किस स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, अंडर रूट 2GH अपॉन 1 - स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन आपके पास ये हुआ। अभी हम, मुझे नहीं पता यार जो मेरा क्वेश्चन था और ये हम कैसे रिलेट करेंगे, बस अभी मैं कुछ समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे मेरी बात, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। पहले तो यहाँ तक कहानी सभी को क्लियर पूरी तरीके से, किसी कोई डाउट इसमें नहीं ना, बेटा पहले से नोट करिए आप तो, और इसके ऊपर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो। अब एक बार नोट कर लीजिए, मैं ग्राफ एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारे पास बस ये ध्यान, ये फॉर्मूला लकली आ गया क्योंकि दोनों पॉइंट की स्पीड सेम है, अदरवाइज हम ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला कभी मूविंग लिक्विड के लिए नहीं लगा सकते, P इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस एच रो जी। हाँ रेफरेंस मैंने बी को ले लिया, किसी को भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट एक बार ग्राफ समझ लो, बट ये जो ग्राफ हमें बनाना है, बताओ प्रेशर का ग्राफ यही तो आया, जनरल पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर मुझे यहां पर इस भाई अगर जनरल बात करनी है तो ये रो जी वाई हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का, दिस इज पी माइनस पी एटीएम अपॉन रो जी। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, ये कुछ ऐसे था, 1 अपॉन रो जी इंटू पी पी एटीएम। तो इस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है ना। अब सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी। तो एक तो हमने ये स्पीड निकाल ली, ये मुझे समझ में आ गया, और मुझे ये भी समझ में आया यहां से यहां तक प्रेशर लगातार इंक्रीज करेगा, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, इसके बाद प्रेशर आपके पास बताओ क्या रहेगा, वो लगातार कांस्टेंट रहने वाला। क्लियर, कोई समस्या नहीं इसमें से। अच्छा, अब ये बात भी हम लोग समझ लेते हैं कि बताओ इसके नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर एरिया डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, अगर इसको समझना है तो आप क्या करो, बर्नौली इक्वेशन अगर मैं लगाऊं, बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग, डी और ई के लिए आपको हमेशा दो ही इक्वेशन लगानी, बर्नौली या फिर आपके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बताओ डी पे प्रेशर कितना हुआ, पी एटीएम प्लस हाफ रो वी डी स्क्वायर। अगर मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूं, कितना ऊपर हूं, रो जी एच वन। ई पे भी प्रेशर कितना है, पी एटीएम प्लस हाफ रो वीई स्क्वायर और प्लस जीरो। बताओ पी एटीएम कैंसिल आउट हो गया। बताओ यहां से अगर मैं देखूं वी की वैल्यू क्या आ रही है, दिस वी इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 2g h1। बताओ यही तो आ रहा है। अब बताओ अगर h1 हाइट बढ़ती जाएगी, बताओ स्पीड v बताओ लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। अब बताओ अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, ध्यान देना, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो बताओ एडी इंटू वी डी इज इक्वल टू ए ई इंटू वीई। बहुत ध्यान से देख लो, बताओ क्या अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, बताओ एरिया अपने आप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए जो है ना, ये वाटर जेट जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, बताओ क्या इसकी स्पीड आपके पास बताओ क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो इस रिलेशन से मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा। पहले तो ये केस सभी को क्लियर। तो यहाँ पे मुझे बेटा एक बार जब मुझे समराइज कर लेने दो इसे, तो मुझे यहां से क्या समझ में आया, यहां से लेके यहां तक स्पीड सेम, तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं लगातार प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो द मैक्सिमम प्रेशर सी पे वो इतना हुआ आपके पास। और जैसे ही मैं इससे बाहर आया, बताओ लगातार प्रेशर आपके पास पी एटीएम। तो बेसिकली जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा उसकी स्पीड ये होगी आपके पास, इस केस में अंडर रूट 2gh 1 - स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने नैरो वेसल की बात की। इसके बाद अगर मैं बात करूं डी और ई की बात करूं, तो हमने यहां पर जस्टिफाई किया, बर्नौली इक्वेशन लगाने पे मेरे पास ये आया कि स्पीड वी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वी डी, क्योंकि ये 2gh1 है। अब अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस एरिया कम होगा, इसीलिए वाटर जेट जो है ना श्रिंक होता चला जा रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो रहा है, वो आपका रिड्यूस होता चला जा रहा है। यहां तक पहले तो किसी को कोई समस्या इसमें, पूरी क्लास सहमत हो मेरी बात से पूरी तरीके से। बेटा मैं पूरा हटाने जा रहा हूं, एक बार जो नहीं नोट किया उससे कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं इस केस को कंपेयर करने जा रहा हूं जब हम यहां पर एक ट्यूब लगा देते।
नोट कर लिया सभी ने? हटा दूं ना? बेटा बाकी जो लोग नहीं नोट कर पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मुझे पूरे केस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अगले केस को इसी केस से कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक, मैं ये हटा दे रहा हूँ, ये तो आसान सा पार्ट था। अब बेटा फिर से सभी लोग नोट करना बंद करिए, सभी लोग नोट करना बंद करो। अब मैंने क्या किया, यहां पर हमने एक ट्यूब ले लिया, यहां पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया। लेट इसकी हाइट कुछ h1 ले लेते हैं। इसके जस्ट आउटसाइड ये पॉइंट D है और ये यहां पर E है। इसकी स्पीड जो है ना VE है और इसकी स्पीड आपके VD दी हुई है और इसका एरिया वो स्मॉल है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान, अगर अभी भी मैं इस केस की बात करूं तो कहानी देखो बिल्कुल वैसी है आपके। ABC बताओ, इन तीनों की बात करें, बताओ एरिया यहाँ पे इन तीनों के लिए एरिया बताओ क्या है? वो सेम एरिया है आपके पास। अगर एरिया आपके सेम दिया हुआ है, बताओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं बोल सकता हूँ तीनों की स्पीड बताओ सेम होगी आपके पास। और अगर मैं बर्नौली इक्वेशन यूज करूं तो फिर से बताओ, जैसे जैसे हाइट हम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इस केस में मैक्सिमम प्रेशर बताओ पीसी मैक्स PATM प्लस एच रो जी के बराबर हुआ। मतलब इस केस का भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसे ही आएगा। यहां तक की कहानी अभी तक बिल्कुल वैसी है। बेटा मैं तो इसी में काम चला ले रहा हूं, आपको बेटा दोबारा से सब कुछ नोट करना पड़ेगा। ठीक, अभी लेकिन थम जाओ थोड़ी देर। ये यहां तक क्लियर? ये आपके पास प्रेशर कितना था, ये पॉइंट जो है ना ये PATM था। अब यहां तक की कहानी में हटाता हूं, ये नहीं मुझे काम। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है प्रेशर डी पे। प्रीवियस केस की बात करें तो बेटा वहां पर तो ये एटमॉस्फेयर में था, डायरेक्टली क्या बोल दिया था हमने, प्रेशर कितना होगा PATM। इस बार तो ये एटमॉस्फेरिक, भाई इसको हमने तो कवर कर रखा है ना एक सिलेंड्रिकल ट्यूब से, तो हम डायरेक्टली तो इसका प्रेशर नहीं बता सकते। कैसे बताएं प्रेशर? अब देखो मेरे पास ये सब लोग नहीं था बेटा, ये E पॉइंट है, मैं यहां पर एक P पॉइंट लेता हूं, एरिया वही है, इसकी स्पीड हो जाएगी VP, और ये यहां से कुछ H हाइट है, कुछ H ले लेता हूं। ठीक, H बोलूं, हाँ तो H। अब बताओ अगर मैं यहां पर बात करता हूं P और E की बात करूं। अच्छा उसके पहले एक बात बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट D, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट P और क्रॉस सेक्शनल एरिया एट E, बताओ ये तीनों एरिया सेम है? अगर ये तीनों एरिया सेम है तो बताओ इस केस में स्पीड एट D इज इक्वल टू स्पीड एट P इज इक्वल टू स्पीड एट E। बताओ ये U लिख देता हूं इसे, तो ये U के बराबर हुआ। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं बर्नौली इक्वेशन की बात करूं, तो बताओ बर्नौली इक्वेशन से मेरे पास क्या आएगा? किन दो पॉइंट्स के लिए मैं लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं P पॉइंट के लिए और E पॉइंट के लिए। ध्यान से देखो, हाफ रो इंटू VP स्क्वायर, कितना हाइट ऊपर है, रो GH हाइट ऊपर है, ये रेफरेंस ले लिया, प्लस बताओ प्रेशर एट P मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू बताओ हाफ रो इंटू VE स्क्वायर प्लस 0 हो गया, और प्रेशर बताओ क्या हो गया, PATM के बराबर हुआ। बेटा अगर स्पीड सेम है बताओ ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए। बेटा इंटरेस्टिंग बात देखो, प्रेशर एट P की बात करें, ये प्रेशर आ रहा है PATM माइनस रो GH। मतलब हमारे पास इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो गया इस ट्यूब के अंदर। जबकि प्रीवियस केस की अगर हम बात करें,
बताओ पूरे के पूरे वेसल में हर जगह पे जो प्रेशर था वो पीएटीएम से ज्यादा था। देखना अभी ध्यान दिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, मुझे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं। बताओ इस ट्यूब को लगाने का एडवांटेज समझ लो क्या हो रहा है। इस ट्यूब के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो रहा है। अब बताओ जैसे जैसे हम एच को बढ़ाते जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा। अब बताओ मुझे प्रेशर मिनिमम कहां पे होगा, प्रेशर मिनिमम कहां पर होगा भाई, आंसर करो यार। बताओ क्या, डी पे, क्योंकि सी पर प्रेशर मैक्सिमम है। अगर इस ट्यूब के अंदर जाएंगे तो हम डी तक ही तो जा सकते हैं। तो इस केस में इस कंसेप्ट से मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो प्रेशर आपके पास है वो मिनिमम प्रेशर पीडी मिनिमम आपके पास कितना हो जाएगा, वो होगा पीएटीएम माइनस का रो जी एच वन। इसका मतलब मेरे पास कंसेप्ट ये समझ में आया, जब मैं ट्यूब लगाता हूं तो ट्यूब लगाने से प्रेशर जो है ना वो सब एटमॉस्फेरिक होता है इनसाइड द ट्यूब आपके पास। देखो ट्यूब के जस्ट आउटसाइड पीएटीएम है, लेकिन इस ट्यूब के अंदर बताओ हर पॉइंट पे प्रेशर जो है ना वो पीएटीएम से कम है। बेटा पहले इस पूरे को नोट करिए, हम इसको हटाएंगे यार यहाँ पर। बेटा इसे दोबारा नोट करिएगा, मक्कारी बिल्कुल मत करना कि पहले केस में हमने नोट कर लिया तो इसे हटा देते। पूरा नोट करिए आप। बेटा ये ट्यूब है ना, हमने जब यहाँ पे ट्यूब लगा दिया तो इस ट्यूब के कारण बताओ हर पॉइंट पे एरिया तो सेम हो गया ना। अगर इस पाइप का एरिया स्मॉल है बताओ ये डी पी ई सभी पे एरिया तो सेम हो जाएगा ना आपके पास। बेटा एरिया तब डिक्रीज होगा, ये हम कोई फ्लो आपके एटमॉस्फेयर में तो या फ्लो कर रहा है लिक्विड। अगर लिक्विड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो हमेशा उसका एरिया क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है। एरिया डिक्रीज तो तब करता है जब वो पीएटीएम है प्रेशर, तब वो नेचुरल फ्लो हो रहा है उसका। बात क्लियर सभी को। प्लस सब एटमॉस्फेयर जहाँ पे प्रेशर जो है ना बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है।
कुछ नहीं बेटा, बस वो जो √1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर बाई कैपिटल, भाई देखो यहाँ पे नैरो वेसल ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर होगा। ये वाइड वेसल होगा तो वो वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं। हाँ बच्चा लोग नोट कर लिया सभी ने? पक्का? मैं ये वाला तो आपने नोट कर लिया, ये तो प्रीवियस वाला केस था आपके पास। ये मैक्सिमम प्रेशर, ये तो हमने पिछले गए। अब देखो बेटा ध्यान से सभी लोग, मतलब ये आज का लेक्चर आपके अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ही कंसेप्ट है और वो सारे ही कंसेप्ट आज कवर हो जाएंगे आपके। अब बेटा नोट करना बंद करो। अब अगर मैं इस केस में यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, मैंने हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर लिया था ना, ये वाई, तो अगर मैं एच की बात करूं, एच पे बताओ प्रेशर कितना है? P ATM। अगर ये P ATM बताओ, यहां से प्रेशर लगातार इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करता हुआ प्रेशर बताओ क्या होगा? ये वही PC मैक्सिमम है जो कितना था आपका P ATM प्लस ρGH। बट आप नोट मत करो, मेरी तरफ ध्यान। अब बताओ जैसे ही हम आउटसाइड गए, बताओ मिनिमम प्रेशर कहां था? ये हो गया मिनिमम प्रेशर। अगर मैं इस केस की बात करूं, मेरे पास मिनिमम प्रेशर ये PD मिनिमम, और ये हो गया P ATM माइनस ρG इंटू H1। इसका मतलब इसके जस्ट आउटसाइड जाएंगे, तो पहले वाले केस में यहां था, बताओ जस्ट आउटसाइड, बताओ यहां कहीं पे PD मिनिमम मिलेगा आपको, और ये PD मिन की वैल्यू हो जाएगी P ATM माइनस ρG H1। अब बताओ इसके बाद ये प्रेशर इंक्रीज करेगा, करते 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 जैसे ही मैं कहां पर आ जाऊंगा, माइनस H1 पे, बताओ दोबारा से प्रेशर डिफरेंस आपके पास, बताओ कितना हो जाएगा? P ATM के बराबर हो, हाँ या ना? लास्ट केस में जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में था, कितना था? ρGH। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड के प्रेशर डिफरेंस की बात करें, बताओ वो डेल्टा P, ये वही डेल्टा P होगा, एक तरह यही सक्शन इफेक्ट दे रहा होगा, ये जो है ना कंटेनर से लिक्विड को बाहर की तरफ पुल कर रहा होगा, और ये डेल्टा P बताओ इस केस में कितना हो गया? ρGH प्लस H1, जबकि प्रीवियस केस में वो क्या था? सिर्फ ρGH था। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि लिक्विड किस स्पीड से जाएगा, तो एक काम कर लेते, हमें ए और ई को डिस्कस कर लेते, ठीक है ना भाई? इस ओरिफिस से जितनी तेजी से वाटर जाएगा वो स्पीड लगातार सेम रह रही है ना। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अब मैं ए और ई की बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आएगा ए इंटू वी ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वीई, और बर्नौली की इक्वेशन क्या होगी? P ATM हाफ रो इंटू VA स्क्वायर प्लस कितनी हाइट ऊपर है? ρGH प्लस H1 इज इक्वल टू P ATM हाफ रो इंटू VE स्क्वायर और प्लस 0। इन दोनों इक्वेशन का मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दे रहा हूं, इन दोनों का सोल्यूशन, जो स्पीड आएगी जिसे VE लिख रहे हैं, जिसे हम लोग U लिख रहे हैं, इस केस में ये स्पीड आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगी 2GH प्लस H1 अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। बताओ क्या इस केस में तो स्पीड इंक्रीज कर गई अगर प्रीवियस वाले केस से बात करें? तो इसलिए ये कंटेनर आपका क्विकली जो है ना सारा का सारा वाटर जो है इससे बाहर चला जाता है, क्योंकि यहां पर अगर कोई एक लाइन में अगर मैं कंसेप्ट बोलूं, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्यूब, यहाँ पे प्रेशर इनसाइड द ट्यूब सब एटमॉस्फेरिक हो जाता है, तो जो सक्शन इफेक्ट है जो पहले ρGH होता था, अब बताओ वो कितना हो गया? ρGH प्लस H1, इसलिए टैंक क्विकली आपका खाली। बताओ कंसेप्ट सभी को क्लियर? तो इसका एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल था ही नहीं, मैं इसीलिए आपसे कहता आप कुछ एक्सप्रेशन बनाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप इसके
प्रेशर वेरिएशन को थोड़ा सा रीड करते तो आपको कहानी चमक जाती कि क्यों ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो केस पूरी तरह के अब इसी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितने तरीके के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हो चुके, पूछे जा चुके। तो हमें क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट सीखना यार, पहले हमने पूरा कंसेप्ट ही कवर कर लिया, अब जो पूछा जाएगा सॉल्व कर ही लेंगे पक्का। दोनों केसेस पूरी तरीके से क्लियर। हाँ बच्चा लोग क्लियर, नोट कर लीजिए। अच्छी कोई समस्या क्लियर ना? फिर नोट कर लिया, हटा दो सभी लोगों ने? बेटा मैं हटा रहा हूँ इसे, पहले इस वाले पार्ट को मैं हटा दूँ। अच्छा तो इस सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, इसका और कहीं आपने एप्लीकेशन पढ़ा है? कहीं इसका एप्लीकेशन सुना? किस पे? हाँ साइफन ट्यूब। बेटा जो साइफन ट्यूब का जो कंसेप्ट होता है ना, अगर मैं साइफन ट्यूब की बात करूं तो उसमें भी जो है ना यही कंसेप्ट होता है, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कंसेप्ट होता है। तो वो समझते हैं, साइफन ट्यूब का कंसेप्ट समझते हैं, उससे और बात ये क्लियर हो जाएगी आप सभी को। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। साइफन ट्यूब की बात करें तो वो साइफन ट्यूब, आप हम लोग डेली लाइफ में हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन देखा। जैसे कभी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको किसी दूसरे के टैंक से जो है ना पेट्रोल लेना है, किसी कंटेनर में, तो आपके पास कोई एक ट्यूब है, आप ट्यूब को उसमें डालते हो तो देखते हो वहां पर जो है ना वो पेट्रोल बाहर नहीं आता है। तो हम कहते हैं इसका हल्का सा उसे सक करते हैं, और जैसे हम सक करते हैं इस बार एक बार फ्लो स्टार्ट हो जाता है,
फिर वो फ्लो आपका मेंटेन रहता है जब तक उसका टैंक खाली नहीं हो जाता, तो उसके बाद वो फ्लो लगातार मेंटेन रहता। तो अभी हमें ये नहीं चमका कि हमने इनिशियली वहां पर एयर को सक क्यों किया। भाई एयर को सक करने का मतलब क्या हुआ? भाई अगर बेटा बात करना पास, अगर मेरे पास कोई एक ट्यूब है और अगर वो ट्यूब है तो उसके अंदर बताओ एयर होगी, अगर एयर होगी तो इनसाइड द ट्यूब प्रेशर कितना होगा? PATM होगा। तो जब मैंने वहां पर एयर को सक किया, तो एयर को जब मैंने रिमूव किया, जब एयर रिमूव करूंगा तो बताओ प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर रहा हूं। तो बेसिकली जो हम वहां पर एयर को सक करते हैं ना, हम उस ट्यूब के अंदर प्रेशर जो है ना, वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। और एक लिमिट तक जब प्रेशर मेंटेन हो जाता है, उसके बाद फ्लो आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कंटिन्यूअस फ्लो आपके पास रहता है। अब देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें क्या मेरे पास लिमिट है, कितना मुझे प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा कि हमारे पास साइफन ट्यूब वर्क करने लगे। अब देखो एक केस लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। ये मेरे पास एक, अब मैं जनरली केस लेता हूं, नैरो वेसल की बात कर रहा हूं। ये कैपिटल एच है और मैंने यहां पर इस तरीके से कोई साइफन ट्यूब, ये इस तरीके से एक ट्यूब थी। जिन लोगों के पास लेक्चर शीट है, ये सब लेक्चर शीट में ही नोट करिए, मैंने वहां पे प्रॉपर आपको स्पेस दे रखा है इस तरीके से। मैं जो पॉइंट्स हैं वो ले लेता हूं जो मैंने लेक्चर शीट में दिए हुए। इस पॉइंट का नाम ए है, इसकी स्पीड VA दी हुई है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका C है, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। ये पॉइंट यहाँ पर B है, ये B पॉइंट है, यहाँ पर ये VB है। यहाँ पर एक कोई C पॉइंट लिया जो यहाँ पर H हाइट ऊपर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर H1 है। तो ये सिचुएशन, अब सभी लोग ध्यान दीजिए, बेटा अभी नोट मत करिएगा आप लोग। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ यहाँ पर अगर मैं D पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ D, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ C और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B, बताओ ये सेम दिए, इसको मैं स्मॉल a ले लेता हूँ। और मैं यहाँ पर अगर ऐसा है तो स्पीड एट D इज इक्वल टू स्पीड एट C, स्पीड एट B, ये बताओ क्या होगी? कुछ स्पीड जो है ना, हम कुछ इसको कुछ U ले लेते हैं। और ये किस क्यों है? क्योंकि ड्यू, ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्पीड यहां पर क्या होगी? वो सेम स्पीड होगी। पक्का? अब अगर ये सिचुएशन है तो बताओ यहां पर बर्नौली इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं। मैं बर्नौली इक्वेशन इन दो पॉइंट के ले रहा हूं। कौन कौन से पॉइंट? बी और सी। ध्यान से देखिएगा बेटा सभी। अगर बी और सी की बात करें तो बी पे प्रेशर या सी पे लिखते हैं, प्रेशर एट सी प्लस हाफ रो इंटू VC²। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लूं, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? रो इंटू G इंटू H इज इक्वल टू प्रेशर एट B, बताओ कितना हो जाएगा? PATM प्लस हाफ रो इंटू B² और प्लस रेफरेंस लाइन पे आ गया ये तो 0। बताओ स्पीड सेम है, तो ये टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए। बताओ PC किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू PATM माइनस का रो G इंटू H। बताओ फिर से इस ट्यूब के अंदर बताओ क्या हो गया? सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताओ मैंने इस ट्यूब में फ्लो को कंसीडर किया है ना,
मैंने इस ट्यूब में क्या किया है, फ्लो को कंसीडर कर रहा हूं ना मैं। तो अगर लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है तो इसके ट्यूब के अंदर बताओ प्रेशर क्या होगा, सब एटमॉस्फेरिक। ये मैंने यहां से जस्टिफाई किया। बताओ किस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम होगा? अरे भाई जो सबसे हाई है, डी पॉइंट। देखो एच को अगर तुम बढ़ाते जाओगे, एच यहां पर इंक्रीज करेगा, बताओ प्रेशर एट सी बताओ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मिनिमम प्रेशर की बात करें तो मिनिमम प्रेशर मेरे पास पीडी होगा, और वो ये पीडी मिनिमम बताओ किसके बराबर होगा, दिस इज पी एटीएम माइनस का रो जी एच वन आपके पास। बात सभी को क्लियर है ना यहाँ? अब बताओ अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां पर, तो कंपलसरी है यहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं अगर ये चाहता हूं कि ये साइफन ट्यूब वर्क करे, तो फॉर साइफन एक्शन मेरे पास मैंडेटरी हो जाएगा प्रेशर एट डी लेस देन और इक्वल टू पीडी मिनिमम, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। जब ये प्रेशर पीडी मिनिमम या उससे कम होगा, तभी तो बताओ ये साइफन ट्यूब वर्क करना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब अगर मुझे इसको वर्क करना है तो मैं यहां पर एयर को रिमूव करूंगा, और कितनी एयर रिमूव करूंगा, मैं तब तक इस ट्यूब से एयर को रिमूव करता रहूंगा जब तक कि इस ट्यूब का प्रेशर बताओ क्या हो जाता है, या तो पीडी मिनिमम के बराबर नहीं हो जाता या उससे कम नहीं हो जाता। लेकिन जैसे वो पीडी मिनिमम के बराबर हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार फ्लो स्टार्ट हो गया तो हमेशा प्रेशर कितना मेंटेन करके रखेगा, पीडी मिनिमम। फिर आपको कोई जरूरत नहीं, फिर आपको वहां पर कभी एयर रिमूव नहीं करनी। उसके बाद तो लगातार एक बार फ्लो स्टार्ट हो गया, वो लगातार आपका फ्लो मेंटेन रहेगा आपके पास। मेरी बात से सहमत हो? किसी कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो चाहे मैं इस केस की बात करूं, चाहे मैं वो लास्ट वाला जो सिलिंड्रिकल पाइप मैंने यूज किया था, दोनों में एक ही कंसेप्ट है आपका, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट। नोट करें। और इसीलिए मुझे साइफन ट्यूब के लिए हमेशा मुझे एयर को रिमूव करना पड़ता है, मुझे वहां पे एयर को सक करना पड़ता है, सो दैट प्रेशर जो है ना आपका सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए ट्यूब के अंदर। बात सभी को क्लियर पूरी तरह? ठीक। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मैं ए और बी के लिए, ये पूछता है कि ट्यूब किस स्पीड से बाहर लिक्विड जा रहा होगा, तो ए और बी की बात करें, ए इंटू वी ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी बी। दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है, बर्नौली इक्वेशन, क्या हो जाएगी, पी एटीएम प्लस हाफ रो इंटू वी ए स्क्वायर। कितना ऊपर है ये इससे, रो जी कैपिटल एच इज इक्वल टू बताओ क्या होगा आपके पास, पी एटीएम प्लस का हाफ रो इंटू, और बताओ यही रेफरेंस लाइन, बताओ यही तो इक्वेशन बनेगी। आप देख लो यार सभी, सेकेंड इक्वेशन बताओ मेरे पास यही तो आई। ठीक है। अब यार इनका, अब देखो हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिख लेते हैं। बताओ इसकी इक्वेशन, नैरो ट्यूब वाला केस है, बताओ स्पीड एट बी बताओ कितना आएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 GH, कैपिटल एच होगा, और क्या लिखूं, 1 - स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। पहले बताओ मेरी बात से सहमत हो सभी लोग? नोट कर लीजिए।
अब मेरा एक क्वेश्चन, बेटा नोट करना अपन को, मैं एक क्वेश्चन, थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको समझने के लिए। मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मेरी तब ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग। बताओ ये वाला जो आपके पास बी पॉइंट है, इस पाइप का जो है ना, ये पॉइंट बी है। मैं यहाँ पर साइफन ट्यूब की बात करूं, बताओ क्या ये साइफन ट्यूब वर्क करेगा? बताओ इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये पॉइंट बी इसके ऊपर या नीचे होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन है या नहीं है? मतलब जैसे हमने यहां तक वाटर लेवल को यहां पर रखा हुआ है, ठीक, ये पॉइंट मैं क्या कर लेता हूं, ये ए है, इस पॉइंट को मैं कुछ क्या, इसे मैं एफ पॉइंट ले लेता हूं, ठीक, ये पॉइंट एफ है। अब ये ट्यूब के अंदर वाला पॉइंट नहीं, कोई भी, ये इस लेवल पे अगर मैं बात करूं, या चलो ये यही ए पॉइंट है, ये एक लेवल हो गया, मैं इसको एक्स वाई लेवल की बात करूं, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि ये साइफन ट्यूब को अगर वर्क करना है तो ये एक्स वाई के ऊपर हो या एक्स वाई के नीचे हो, ऐसी कोई कंडीशन है या नहीं है? मतलब मैं सिर्फ इतना कहूं कि हम एयर इससे रिमूव कर दे, साइफन ट्यूब वर्क करने लगेगी, या मुझे एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इस एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे, कुछ ऐसी भी कंडीशन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं, नोट करते जाओ फिर मुझे एक साथ आंसर करो, पहले समझ लीजिए। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए ना, वो आपसे ये बोले कि ऐसा केस होगा, क्या करो, वो जो कह रहा है ना, वो जो कंडीशन आपको दे रहा है इस एक्स वाई लाइन, आप इस एक्स वाई लाइन के करस्पॉन्डिंग देख लो क्या फ्लो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप तुरंत आंसर कर दो। मैंने कहा थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच रखो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, ट्राई करो, वरना मैं तो फिर बता ही रहा हूं आपको, पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। देखो मेरी तरफ ध्यान दो, वही है ना, इस केस देखो बेटा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। मुझसे ये कहा जाए ना, इस पॉइंट की बात की, एक काम करते हैं ना, मैं इसको, ये तो केस कंप्लीट हो गया, नहीं तो सभी को समझ में आ गया, मैंने कहा ठीक है हटाओ इससे, ये इस पॉइंट के लिए कंडीशन बोल रहा है ना, तो एक काम कर लेते हैं, बताओ इसको हम लोग जस्ट यहां तक लेके जाते, इस पॉइंट तक रखते, सेम लेवल पे यहां पर भी। अब ध्यान देना बेटा, मैं अगर ए और बी के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाऊं, बताओ ए पे भी प्रेशर पीएटीएम, बी पे भी प्रेशर पीएटीएम, रोजीएस दोनों के लिए 0, तो बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, भैया फिर जब दोनों ही 0, और अगर मैं स्पीड, अगर यहां पर स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी दोनों की सेम है, तो भाई लिक्विड बाहर क्यों आएगा? मतलब वो एडिशनल कौन सा
कंपोनेंट है जिसके कारण हम कहेंगे लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों के लिए प्रेशर पीएटीएम है, प्रेशर डिफरेंस है नहीं, रोजीएच वाला टर्म आपका 0 है, तो फिर लिक्विड बाहर ही क्यों आएगा? तो इसका मतलब अगर इस ट्यूब को वर्क करना है तो हमारे पास जिस लेवल तक यहाँ पर लिक्विड है, बताओ ये पॉइंट बी, बताओ इस लाइन के जस्ट बिलो होना चाहिए। अब देखो अगर इसको थोड़ा सा इसके नीचे अगर लेके आऊंगा मैं, बताओ इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बताओ वो रोजीएच वाला टर्म आ जाएगा, उसके कारण बताओ लिक्विड बाहर आ जाएगा आपके पास। बात सभी को क्लियर? लिखिए, एक पॉइंट लिखिए पहले। मैं इसीलिए कहता हूं जो कंडीशन कही जाए ना आप उसको मान लो, अपने आप सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। क्या आंसर होगा देखिए इसमें, फॉर साइफन एक्शन, फॉर साइफन एक्शन पॉइंट बी मस्ट लाई, बेटा मस्ट बोल रहा हूं मैं, मस्ट लाई बिलो द XY लाइन, मस्ट लाई बिलो द XY लाइन। ठीक है, सेम लेवल पे भी नहीं हो सकता, उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो ये आपका साइफन ट्यूब क्या करेगा, ये आपके साथ वर्क करेगा। पहले तो मेरी बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत? किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का ना? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे आंसर। बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्लास में जितने भी लोग हैं वो लोग आगे पेज नंबर 8 पे, लेक्चर शीट में पेज नंबर 8, तो पेज नंबर 8 पे क्लास एग्जांपल दिया हुआ है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। लेक्चर शीट में बेटा एक से एक बन रहा है। हाँ अगर लिक्विड, बेटा अगर तुम्हारे पास जो फ्लो करा दिया वो बात किया, बताओ यहाँ पर अगर तुम्हारे पास यहाँ और यहाँ बर्नौली अगर वैलिड है तो इन दोनों पॉइंट के लिए तो बर्नौली वैलिड होगी। अगर इन दोनों पॉइंट की बात करोगे तो बताओ तुम्हें प्रेशर डिफरेंस नहीं मिल रहा है ना, तो फिर वहां भी नहीं लिक्विड जाएगा, वहां पर भी लिक्विड नहीं जाएगा। हाँ लेकिन वहां तक वो फ्लो होगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट्स की अगर तुम बात करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बताओ यहां पर अगर तुम बात करो पीएटीएम उसकी बात करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम इन दोनों को बर्नौली इक्वेशन लगाओ, तुम यहाँ पर वी की वैल्यू तुम्हारे पास नॉन जीरो आएगी, चेक करके देख लो। ठीक है, अरे बेटा देखो मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, देखो ये पॉइंट एक क्या पॉइंट क्या है सभी लोग, बेटा मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ये हटा रहा हूँ, वही लोगों को क्वेश्चन में पूरा समझा दे। मेरे पास क्या एक सजेशन क्या आया, बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए कि सर हम इस पॉइंट के लिए क्यों लगा रहे हैं, हम यहां से ए से डी यहां पे लगा लेते हैं। अगर ए से डी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मान भी लेता हूं कि लेट यहां पर फ्लो है, तो यहां पर प्रेशर अगर लिखूंगा सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, पीएटीएम माइनस का रो जी, ये कुछ एक्स हाइट ले लेता हूं या कोई एल, बताओ माइनस का रो जी एल हुआ। और अगर मैं इसको रेफरेंस लूंगा तो इसकी पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, प्लस रो जी एल, प्लस रोजीएल माइनस रोजीएल वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। बताओ यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों पे पीएटीएम ही का तो टर्म रहेगा, तो लिक्विड क्यों बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो आप उसे सॉल्व करिएगा ना, अभी ऐसे आपको लग रहा है, आप इन दोनों पॉइंट के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाइए, तो आप देखोगे वहां पे कोई भी आपको डेल्टा पी का ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जिसके कारण लिक्विड बाहर आए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हम क्यों इस टर्म को देखें, अरे भाई अगर बर्नौली तो हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है ना, तो सिंप्लीफाइड ये दोनों पॉइंट देख लो। अब इन दोनों के लिए हमें कोई रोजीएच मिल ही नहीं रहा है, तो स्पीड आपके पास क्या होगी, पक्का जीरो होगी। बात क्लियर है ना पूरी तरह? हाँ बेटा अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल। हाँ क्लास एग्जाम, बेटा सभी पार्ट के आंसर बताइए मुझे। हाँ बच्चा बताओ। एक
नहीं, फिर अगर वो उसके लेवल के नीचे चला गया तो आपको पाइप को नीचे लेके आना पड़ेगा। मैं एक्स वाई लेवल जो है ना इस वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो जो वाटर लेवल जहां तक है उससे जस्ट स्लाइटली नीचे होना चाहिए आपका पॉइंट। पक्का? हाँ बेटा, आप मुझे आंसर बताइए। तो सब लोग आंसर करने की कोशिश करो, आपस में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नहीं होगा फिर तो मैं आपको समझा ही रहा हूं ना। ये आपकी प्रिपरेशन बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, पाथ ओरिएंटेड है यार, ये रिजल्ट ओरिएंटेड इतनी नहीं होती है। आपने किसी चीज को समझने के लिए कौन सा पाथ ऑप्ट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए खुद से जरूर अटेम्प्ट किया करो और फिर चेक करो क्या कहां पर मुझसे गलती हुई है। ठीक है, मैं एक बार सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप लोग चेक करिए। इसके रिस्पेक्ट में ये S3 दिया हुआ, ये इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं ये S2 है, और इसके रिस्पेक्ट में ये H1 है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ई है, और ये पॉइंट आपका डी है, और इसको एक एफ पॉइंट। अब देखो, हमें सबसे पहले प्रेशर फाइंड आउट करना है। बताओ, अगर मैं सी की बात करूं, प्रेशर एट सी, सभी पॉइंट लिख लेते, बताओ क्या होगा? वो P ATM। इस ट्यूब के अंदर सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट डी क्या होगा? P ATM माइनस ρg(S3). ऊपर जाएंगे, प्रेशर एट एफ बताओ कितना हो जाएगा? P ATM माइनस का ρg(S2 + S3) हो जाएगा। प्रेशर एट बी की बात करें, बताओ क्या होगा? P ATM माइनस का ρg(H1 + S2 + S3) होगा। और प्रेशर एट ई की बात करें, ई पे प्रेशर कितना होगा? P ATM। ठीक। अब अगर कोई जैसे पूछता है प्रेशर ए पे क्या होगा, अब बताओ इसका एरिया सेम है तो सेम स्पीड से ये नीचे जा रहा होगा, तो बताओ भाई हाइड्रोस्टैटिक वाला कंसेप्ट, प्रेशर एट ए बताओ क्या होगा? P ATM + ρg(S2) हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे हमने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। ठीक। अब अगर वो हमसे पूछता है फ्लो स्पीड क्या होगी, लेट्स से उसने पूछा फ्लो स्पीड, तो बताओ किसके लिए बर्नौली लगाएं? ई एंड सी। बताओ, कैपिटल ए इंटू वीई इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी सी। और दूसरी इक्वेशन, प्रेशर P ATM प्लस हाफ रो इंटू VE², कितना हाइट है? ρg(S2 + S3), चेक कर लो बेटा सभी लोग, इज इक्वल टू, यहां पर प्रेशर P ATM रेफरेंस लाइन पे ही है, हाफ रो इंटू VC²। बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी इक्वेशन, तो VC की वैल्यू वही होगी U के बराबर √2g, हाइट कितनी हो गई? S2 + S3। बस नैरो में क्या करते हैं? 1 माइनस स्मॉल A²/कैपिटल A²। तो मेरी बात से पूरी क्लास सहमत है? कंसेप्ट सभी को बेटा, सिर्फ कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कुछ करा रहा हूँ, मैंने कहा ना बार बार, मैं एक बात बोलता हूँ कि पहले तो जो करा रहा हूँ पता नहीं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, हम कैसे इक्वेशन लगा रहे हैं क्या, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
अब बेटा आप पूरी लेक्चर शीट और डीपीपी सब अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना? नोट कर लिया सभी ने? अब बेटा हेडिंग डालिए सब लोग। एक और कंसेप्ट, इसका लास्ट कंसेप्ट है,